Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Learnify IQ. This is Meghna and we are going to start a new topic in this lecture, reproduction in plants and animals. तो लास्ट लेक्चर में, लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने जो चीजें कवर की हैं उसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन सी चीजें हमने कवर की हैं। तो हम लास्ट लेक्चर में, लास्ट के जो 2 पार्ट्स आपको मिलेंगे उसमें हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ है। तो रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स पे बेसिकली पढ़ा था, जिसमें हमने डिटेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, है ना। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने समझा कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। अब इस चैनल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये जो चैनल है इसमें करेंटली एनवायरनमेंट की सीरीज, है ना, एनवायरनमेंट की सीरीज प्लस साइंस एंड टेक की सीरीज हम कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको साइंस एंड टेक में क्या क्या चीजें मिल जाएंगी। अभी करेंटली हम साइंस एंड टेक को पढ़ रहे हैं फ्रॉम द जीएस पॉइंट ऑफ व्यू, जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम साइंस एंड टेक कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने बायोलॉजी स्टार्ट की है। और बायोलॉजी में भी हम ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे थे। तो ह्यूमन बॉडी को हमने स्टार्ट किया था सेल से, और सेल्स के बाद हमने अलग अलग टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप इस चैनल के प्लेलिस्ट से कवर कर सकते हैं। जो भी चीजें आपको कवर करनी है वहां से आप कवर कर सकते हैं। तो एक सिस्टमैटिक वे में आपको सारी चीजें इस चैनल के थ्रू मिल जाएंगी। अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर में करेंटली। और इसके लिए आपको समझना जरूरी है कि थोड़ा सा हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पढ़ लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या हो रहा था, है ना। जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो हमें 2 चीजें पढ़नी होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना होता है। तो जो लास्ट के लेक्चर्स थे उसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझा था कि 2 ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए कि 2 पेरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, और जब इनके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेल है और ये हो गया फीमेल हो गया। अब मेल में जो गैमेट्स होते हैं उनको, मेल में जो सेक्स सेल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्म्स, है ना, स्पर्म सेल्स कहा जाता है। और जो फीमेल में होंगे उनको एग सेल्स या फिर ओवम कहा जाता है। तो जब ये कंबाइन होते हैं और इनका आपस में फर्टिलाइजेशन होता है, जब स्पर्म्स कहाँ पर जाएंगे, एग से कंबाइन होंगे और फर्टिलाइजेशन होगा यूटेरस में, फीमेल के यूटेरस में। तो वहां पे फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट के बाद, है ना, एम्ब्रियो फॉर्म होगा। फिर लास्ट में फाइनली क्या होता है, न्यूबॉर्न, है ना, न्यूबॉर्न आता है। तो इसलिए ये क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एक ही पेरेंट होगा, है ना। जैसे यहाँ पे 2 पेरेंट थे उससे कॉम्बिनेशन बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिंगल पेरेंट होगा, और उस सिंगल पेरेंट से ये एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो नया ऑर्गेनिज्म एक भी बन सकता है या फिर मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स भी फॉर्म हो सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। So, asexual reproduction is a type of reproduction that produces offspring from a single parent. एक ही पेरेंट से हो रहा है, और जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, है ना। ये जैसा दिख रहा है वैसा किसके जैसा दिखेगा, इसके पेरेंट के जैसा ही दिखेगा। तो हम बोल सकते हैं क्लोन्स ही होते हैं, कि इसके एक पेरेंट से अलग अलग क्लोन्स बन गए। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्सुअल में ना, तो यहाँ पे एकदम क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि थोड़ी सी डाइवर्सिटी आपको दिखाई देगी, इनमें डाइवर्सिटी दिखाई देगी जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड होंगे। बट यहाँ जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करते हैं तो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट सेल के, है ना, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे यूकेरियोट्स में अकर होता है, इंक्लूडिंग जो प्लांट्स हो गए, फंगई एंड एनिमल्स। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन बोथ, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर मीन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो, फॉर एग्जांपल अमीबा, और चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हों, जैसे ह्यूमन बींग्स भी होते हैं। तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए मिलेंगे जो मल्टी सेलुलर हैं और उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर हो रहा है। तो ये थोड़ी सी चीजें थी। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद से मूव करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अलग अलग मेथड्स के थ्रू होता है। तो सबसे पहला जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे फिशन के बारे में। इसके बाद इसी पर्टिकुलर जो 1-2 लेक्चर्स होंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से, उसमें फिशन पढ़ेंगे, बडिंग के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन है, ये सारे प्रोसेसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है, या फिर अलग अलग डिफरेंट मेथड्स कह सकते हैं। रीजनरेशन है, फिर स्पोर फॉर्मेशन आता है, एंड देन आपका पढ़ेंगे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और इट इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। So we are going to cover all these things, all these methods in this lecture and the upcoming lecture, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड पार्ट में ऑलमोस्ट ये कवर होगा, थोड़ा सा बड़ा है, तो 2 लेक्चर्स ऑलमोस्ट हमें लगेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेथड से, फिजन, है ना। फिजन का मतलब ये होता है कि ब्रेक डाउन होना और डिविजन होना,
ठीक है, डिविजन कह सकते हैं इसे हमें, या फिर हम इसको कह सकते हैं फ्रेगमेंटेशन कह सकते हैं, है ना। जैसे हम उसमें पढ़ते हैं फिजिक्स में कि न्यूक्लियर फिशन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, तो सिमिलरली आप देखेंगे कि फिशन में क्या हो रहा है, तो डिविजन या तो फ्रेगमेंट्स फॉर्म हो जाएंगे, टुकड़ों में डिवाइड हो जाना। ये बेसिक इस वर्ड का मीनिंग होता है। तो इन द प्रोसेस ऑफ फिशन अ यूनिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना, एक यूनिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में। सिर्फ यहाँ पे दो में भी हो सकता है, या फिर दो में हो सकता है, या फिर दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में भी हो सकता है। तो यूनिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स टू फॉर्म टू और मोर न्यू ऑर्गेनिजम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, फिशन बोलते हैं। अब फिशन बेसिकली आपके दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है बाइनरी फिशन एंड द अदर वन इज मल्टीपल फिशन। बाइनरी मीन्स बाय, तो बाय मीन्स किस लिए होता है, टू के लिए होता है। जब दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। और अगर दो से ज्यादा का फॉर्मेशन हो रहा है, दो से ज्यादा जो ऑर्गेनिजम्स है उनका फॉर्मेशन हो रहा है, देन इट विल बी नोन एज मल्टीपल फिशन। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई यहाँ तक। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि बाइनरी फिशन क्या होता है, एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल, जिसके थ्रू आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है बाइनरी फिशन। कौन सा एग्जाम्पल जो है बहुत कॉमन है और हर जगह आपको इससे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, आपके एग्जाम में इवन इससे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। तो बाइनरी फिशन में क्या होता है कि सिंगल पेरेंट जो है वो फॉर्म करता है दो न्यू डॉटर सेल्स बनाएगा, बस दो न्यू ऑर्गेनिजम्स ही बन पाएंगे इससे, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलेगा जो बाइनरी फिजन के थ्रू प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। अमीबा हो गया, अमीबा में देखने के लिए मिलता है, पैरामीशियम में देखने के लिए मिलता है, लिशमैनिया में देखने के लिए मिलता है, एंड बैक्टीरिया। ये सारे किसके एग्जाम्पल है जिसमें बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है, उन सारी चीजों के एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि बाइनरी फिजन अमीबा में कैसे होगा, है ना। तो अमीबा एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है और इस चीज को हमने पहले भी देखा हुआ है, तो यहाँ पर हम फिर से इसको देखने वाले हैं। तो अमीबा जो है रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड बाइनरी फिजन। वो जिस प्रोसेस के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उस प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या होगा कि इसमें क्या दिख रहा है, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, यहाँ पे लेबल नहीं है तो हम इसको लेबल कर लेते हैं, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। बहुत सारा होगा, आप और भी बना सकते हैं इसके अंदर बहुत सारा। तो ये होगा साइटोप्लाज्म। फिर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हम इसको बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस है, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस है। यहाँ पर अलग ऐसे बना हुआ है लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर ये क्या हो गया, इसको आप ले लीजिए मदर अमीबा और पेरेंट अमीबा, जो भी कहना है वो आप कह सकते हैं, लेबल कर सकते हैं इसको। इसके बाद क्या होता है कि दूसरे स्टेप में न्यूक्लियस इलोंगेट होना चालू हो जाता है। तो इस स्टेप में न्यूक्लियस क्या होता है, थोड़ा इलोंगेट होना चालू होता है, और इस तरीके से आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियस था वो इलोंगेट हो रहा है और साइटोप्लाज्म भी ऐसे स्प्रेड होता जा रहा है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का इलोंगेशन हुआ, ये सेकेंड है ना। अब न्यूक्लियस क्या होगा थर्ड स्टेप में, यहाँ पे पहले तो न्यूक्लियस, एक और आप स्टेप यहाँ पे बना सकते हैं कि सबसे पहले जब अमीबा था यहाँ पे तो उनके न्यूक्लियस, है ना, ये आप अभी आपस में जुड़े रहेंगे। बस क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस का डिविजन हो जाएगा दो पार्ट्स में। तो यहाँ पे जब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ या ब्रेक डाउन हुआ न्यूक्लियस का, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्योकाइनेसिस बोलते हैं, क्योंकि कार्योन बोलते हैं न्यूक्लियस को साइंस में, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, काइरोकाइनेसिस बोलेंगे। इसके बाद से क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में कि साइटोप्लाज्म भी धीरे धीरे डिवाइड होने लगता है। पहले साइटोप्लाज्म एक ही जगह था, बट अब क्या हुआ, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होने लग रहा है, स्प्रेड होने लग रहा है पहले स्टेप में। फिर जब फाइनली ये डिवाइड हो जाता है ना, तो इस टाइम पे इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। जब आपका क्या डिवाइड हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। तो इस डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म और ब्रेकडाउन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस, दिस स्टेप इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। और इसके बाद से देख रहे हैं हम दो डॉटर सेल्स या डॉटर अमीबा फॉर्म हो गए हैं। तो डॉटर सेल्स और ऑफस्प्रिंग्स फॉर्मेशन यहाँ पे ये कि ईच पार्ट रिसीव्स अ न्यूक्लियस एंड द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। द डॉटर सेल्स ग्रो टू फॉर्म टू न्यू इंडिविजुअल्स, दो नए इंडिविजुअल्स। जब ये सेपरेट होंगे तो ये अपने एक स्टेज तक ग्रो करने लगेंगे जहां पर ये मैच्योर स्टेज में फॉर्म पहुंचेंगे, और इसके बाद फिर से इसका बाइनरी फिजन यहाँ से होने लगेगा। तो आई होप ये बाइनरी फिजन इन अमीबा आपके लिए क्लियर हो गया हो। आ जाते हैं बाइनरी फिजन में पैरामीशियम में भी देखना है। पैरामीशियम भी आपका क्या है, एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें भी क्या देखने के लिए मिलता है, बाइनरी फिजन से ही ये प्रोसेस होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू ही पैरामीशियम में भी प्रोसेस होगा। एक चीज आप और देखिए अमीबा में
कि जब अमीबा को मूव करना है ना, तो ये जो मूवमेंट हो पाती है, या फिर मूवमेंट और लोकोमोशन कहते हैं इस चीज को। तो लोकोमोशन के लिए जो ये पार्ट होता है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, है ना। इसकी हेल्प से ही, सूडोपोडिया की हेल्प से ही लोकोमोशन हो पाता है। और अगर इसको कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से है, इसको अपने लिए कुछ फीड करने के लिए चाहिए, कुछ ऑर्गेनिज्म को खाना है या फिर किसी भी चीज को इनहेल करना है, इनगल्फ करता है, तो वो किसकी हेल्प से करता है, सूडोपोडिया की हेल्प से ही करता है। कैप्चरिंग और इनगल्फिंग प्री, है ना, शिकार करना है तो ये प्री को कैसे इनगल्फ करेगा, सूडोपोडिया के थ्रू, और मूवमेंट्स भी इसके थ्रू ही होते हैं, सूडोपोडिया के थ्रू। फिर आ जाते हैं बाइनरी फिजन अमीबा पे, जिसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें किस तरीके से होता है। बाइनरी फिजन अमीबा पैरामीशियम में कैसे होगा, वेर अ फुली ग्रोन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू न्यू डॉटर सेल्स, है ना। एक फुली ग्रोन ऑर्गेनिज्म था जो किसमें स्प्लिट हो जा रहा है, टू न्यू डॉटर सेल्स में। तो बाइनरी फिजन है, सेम ही रहेगा जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। The mature cell divides into two cells and each cell grows rapidly and develops into a new organism. एक नए ऑर्गेनिज्म में ये प्रोड्यूस्ड हो जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है इसमें अलग अलग होकर। अंडर फेवरेबल कंडीशंस पैरामीशियम मल्टीप्लाइज रैपिडली अप टू 3 times a day। अगर फेवरेबल कंडीशन इसको मिल गई तो पैरामीशियम बहुत तेजी से ग्रो करता है और बहुत तेजी से डिवाइड भी होने लगता है फिर। तो इस तरीके से देखिएगा आप कि एटॉमिक डिवीजन ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस, इसके अंदर मैक्रोन्यूक्लियस का एटॉमिक डिवीजन होने लग रहा है। मायोटिक डिवीजन हो रहा है माइक्रोन्यूक्लियस का, ये छोटा न्यूक्लियस है इसके अंदर। फिर न्यूली फॉर्म्ड ओरल ग्रूव्स, है ना, इस तरीके से यहाँ पे एक ग्रूव बनता है और नए ग्रूव्स फॉर्म होने लगते हैं। ये 2 फॉर्म हो गए। इसके बाद ये प्रॉपरली अलग अलग एकदम इंडिविजुअली सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है इस तरीके से। अगर आप इसका 3D स्ट्रक्चर जाकर देखेंगे ना, तो इस तरीके से यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है, ऐसे निकले हुए होते हैं और इस सीलिया की हेल्प से ही मूवमेंट होता है। अमीबा में किसकी हेल्प से मूवमेंट हो रहा था, सूडोपोडिया की हेल्प से। और यहाँ पैरामीशियम में किसकी हेल्प से मूवमेंट होगा, सीलिया की हेल्प से मूवमेंट होगा। तो ये दोनों चीजें आपको वनडे एग्जाम्स के लिए मतलब पता होना चाहिए कि कौन से उसमें किससे मूवमेंट्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं। ये चीज हो गया, पैरामीशियम भी हमने देख लिया। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट चीज में। तो जो नेक्स्ट चीज हमें देखनी है, बाइनरी फिजन इन लीशमैनिया देखना है कि ये भी क्या है। लीशमैनिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है, सिंगल सेल्ड होगा। और जो बाइनरी फिजन होता है लीशमैनिया में, वो एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में होता है। स्पेसिफिक ओरिएंटेशन कैसे होता है कि मान लीजिए लीशमैनिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है, लीशमैनिया का स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ दिखता है। फिर एक इसमें एक एक्सिस बनेगी, है ना। इस एक्सिस को हम बोल लेते हैं यहाँ पे फ्लैजिलम, ठीक है, एक्सिस। या फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिलम और फ्लैजिला बोलते हैं। तो इससे इस एक्सिस के थ्रू ही क्या होता है, इसका डिवीजन हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ whip like structure called a phlogism at one end of the cell। एक एंड में कहीं पर भी प्रेजेंट होगा। एंड द स्प्लिटिंग ऑफ द पेरेंट सेल occurs in a definite plane, एक डेफिनेट प्लेन पे हो जाता है लॉन्गिट्यूडनली विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लैजिलम, है ना। फ्लैजिलम के रिस्पेक्ट पर ही इसका डिवीजन हो जाता है 2 पार्ट्स में। तो ये देख सकते हैं आप इस तरीके से कि अगर इसको उल्टा भी कर लें तो इस तरीके से यहाँ पे फ्लैजिलम बना होगा, फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फिर ऐसे करके ये सेपरेट हो जाएगा। तो ये होता है लीशमैनिया में रिप्रोडक्शन। अब देखेंगे जैसे लीशमैनिया ना एक पैरासाइट है जिससे एक डिसीज होती है। तो लीशमैनिया क्या है, एक पैरासाइट है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि होस्ट पे डिपेंड करते हैं अपने आप को फीड करने के लिए, है ना। अपने आप को फीड करने के लिए क्या कर रहे हैं, किसी होस्ट पे डिपेंड कर रहे हैं और इसमें पूरे टाइम चिपके रहेंगे ताकि इससे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इससे खींच सके और अपने आप को डेवलप कर सकें। तो पैरासाइट्स, तो लीशमैनिया भी क्या है, एक तरीके का पैरासाइट ही है। और इससे एक डिसीज होती है, इस पैरासाइट से एक डिसीज होती है जिसको हम बोलते हैं काला अजहर, है ना, काला अजहर बोलते हैं। और इसको या तो हम ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं कॉमनली, तो ब्लैक फीवर के नाम से जानते हैं, या फिर इसको और क्या बोला जा सकता है, लिशमैनियासिस भी बोला जाता है। तो लिशमैनियासिस भी इसको क्या कहा जाता है, लिशमैनियासिस, ब्लैक फीवर और काला अजहर के नाम से डिफरेंट नेम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अब हम जो चीज कवर करने वाले हैं, पहले हम पढ़ेंगे काला अजहर के बारे में, विच इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज विसरल लिशमैनियासिस भी बोलते हैं। इसे और किस नाम से जाना जाता है, विसरल लिशमैनियासिस के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या है, एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है ना। जब आप मैप पढ़ते हैं, जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो आप उसमें ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एरियाज के बारे में पढ़ते हैं। तो जो इक्वेटर के आसपास, है ना, इक्वेटर से सबसे पहला जो एरिया होता है, चाहे ऊपर हो नीचे है,
तो वो इक्वेटर के ऊपर नीचे वाला एरिया क्या होता है, ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं। अब ये जो डिसीज है वो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है, तो ये मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ लिशमैनियासिस भी होता है। जब हम बोलते हैं विशेष लिशमैनियासिस होता है तो वो सबसे ज्यादा सीवियर फॉर्म है, खतरनाक फॉर्म होता है, और अगर इसमें प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं दिया गया तो इसके जो फैटिलिटी रेट्स होते हैं वो भी काफी हाई होते हैं, काफी ज्यादा डेथ्स इससे अकर होती हैं। अब पहली चीज आपको जो कॉमनली फैक्ट्स पता होने चाहिए किससे हो रहा है, तो इट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन पैरासाइट्स। प्रोटोजोआ क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही, जैसे आपके बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, बैक्टीरिया है, फंगई है, तो प्रोटोजोआ भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। और ये जो काला अजहर हो रहा है वो किससे हो रहा है, प्रोटोजोअन पैरासाइट से हो रहा है। तो काला अजहर जैसे ही नाम आए सबसे पहले आप लिख दीजिए कि इसको और क्या बोलते हैं, ताकि सारे फैक्ट्स आपको इससे रिलेटेड याद रहेंगे। काला अजहर से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको शायद नहीं भी याद रहे, बट इफ यू हैव टू रिमेम्बर इट इजली तो आप इस तरीके से इसको लिंक कर सकते हैं। ट्रांसमिटेड किससे होता है, बाइट्स ऑफ सैंडफ्लाइज टू इंटरनल ऑर्गन सच एज लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो, है ना, इससे ये ट्रांसमिट हो जाएगा। कि सपोज सैंडफ्लाइज हैं आपके, तो सबसे पहले एक पैरासिटिक डिसीज है, ये चीज आपको याद रखनी है, प्रोटोजोन पैरासाइट से हो रहे हैं, और ये ट्रांसमिटेड होगा, कुछ इन्फेक्टेड फीमेल सैंडफ्लाइज होंगी जिसको हम फेलेबोटामाइन सैंडफ्लाइज भी बोलते हैं, तो फेलेबोटामाइन सैंडफ्लाइज बोलते हैं। और इसके ये क्या करती हैं, इन पैरासाइट्स को कैरी करती हैं और इन पैरासाइट्स को एक दूसरे में स्प्रेड कर सकती हैं, तो वन पर्सन से दूसरे पर्सन में भी ये स्प्रेड हो सकता है। और इसके बाद ये इंटरनल ऑर्गन्स में चला जाता है, जैसे लिवर, स्प्लीन, है ना, स्प्लीन में जाता है इसलिए इसको विसरल कहा जाता है, एंड बोन मैरो तक में पहुंच जाता है। फिर ये सेकेंड डेडलीस्ट पैरासिटिक किलर है इन द वर्ल्ड आफ्टर मलेरिया। मलेरिया के बाद अगर कोई पैरासाइट है जो काफी डेडलीस्ट माना जाता है तो वो कौन सा है, लिशमैनिया ही है। और अगर हम बात करें इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उसमें कौन कौन से देशों में होता है, तो बांग्लादेश में, भूटान में, इंडिया और नेपाल में काफी कॉमन है, तो ये एंडेमिक है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इन जगहों पे। इसके बाद, है ना, इसके बाद ये 4 स्टेट्स में भी एंडेमिक है। अगर हम देखेंगे तो पूरे इंडिया में ये अकर नहीं होता है, इंडिया के कुछ पार्ट्स में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो 4 स्टेट्स आपको पता होने चाहिए जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन से स्टेट्स में मोस्ट कॉमन है, ताकि अगर ऑप्शंस में आता है तो यू कैन इजिली एलिमिनेट द ऑप्शंस। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कॉमन है, उत्तर प्रदेश के जस्ट बाजू में बिहार, तो यूपी के बाद बिहार में है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया और झारखंड हो गया। आप देख रहे हैं कि ये थोड़े से नॉर्थ ईस्ट साइड में जाएगा, तो इन 4 स्टेट्स में काफी कॉमन है, तो 4 स्टेट्स आपको पता होना चाहिए। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लिशमैनियासिस एक ट्रीटेबल और क्योरेबल डिसीज है, मींस इसको ट्रीट किया जा सकता है टाइमली और क्योर भी किया जा सकता है। तो ट्रीटमेंट क्या है, इसमें जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है काला अजहर को ट्रीट करने के लिए वो कौन सी है, पेंटावेलेंट एंटीमोनियल्स दिया जाता है। कि अगर फर्स्ट फेज में या पहले लाइन ऑफ ड्रग्स दी जा रही है तो वो कौन सी दी जाएगी, पेंटावेलेंट एंटीमोनियल्स दिया जाएगा। अगर उस फेज में ठीक नहीं हो सकता है तो सेकेंड लाइन ड्रग्स इसके लिए कौन सी है, पेंटामाइडिन एंड एम्फोटेरिसिन बी, ये दिया जाता है सेकेंड लाइन ड्रग्स के केस में। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स और पेंटामाइडिन और ये जो एम्फोटेरिसिन है ये दोनों सेकेंड लाइन ड्रग्स में आ जाते हैं। फिर इसके साथ ही हमें देखना है कि अगर गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए, तो सबसे पहले हमने देखा एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको पढ़ना है कि लिशमैनिया जो है उसको और किस नाम से जानते हैं, फिर ये पैरासिटिक डिसीज है, किससे कॉज होती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, फिर ट्रांसमिट कैसे हो रहा है वो पता होना चाहिए, फिर डिसीज कौन कौन से एरियाज में है, तो ये आपको ट्रॉपिक्स में भी मिलेगी, थोड़ा सब ट्रॉपिक्स में भी फैल जाती है ना, क्योंकि ट्रॉपिक्स से जुड़ा एरिया है तो हम इसको ऐसे क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ट्रॉपिक्स है, फिर सब ट्रॉपिक्स में फैल जाएगी, और ऊपर से ये कुछ जगहों पे सर्दर्न यूरोप में भी तक भी पहुंच जाती है, जो सर्दर्न यूरोप वाला पार्ट है ना वहां पर भी चली जाती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि फैल तो जाती है तो उसका ट्रीट और क्योर किया जा सकता है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन सी है, सेकेंड लाइन ड्रग्स कौन सी है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए क्या स्टेप्स ले रही है। तो अगर हम देखें तो नेशनल काला अजहर एलिमिनेशन प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया था 1991 में। इसके बाद से इसके टारगेट्स को हमेशा बढ़ाया गया, जैसे 2010 तक एलिमिनेट करना था, फिर इसको रिवाइज किया कि 2015 तक करेंगे, फिर 2023 कर दिया गया। तो क्या अब इसको हम एलिमिनेट अभी तक नहीं कर पाए हैं इसको एलिमिनेट, क्योंकि कंटिन्यूसली इसके टारगेट्स बढ़ जाते हैं, इतना ईजी नहीं होता है कि किसी भी डिसीज को आप एलिमिनेट कर पाए। फिर इसके लिए नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम भी है।
तो बेसिकली जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है ना, वो किसी भी आप 6 डिसीजेस में लिख सकते हैं, जैसे मलेरिया, फिलेरियासिस, काला अजहर, डेंगू, जापानीज एसेनफिलिटिस एंड चिकनगुनिया। इन सारे जो भी डिसीजेस हैं, सारी वेक्टर बॉर्न डिसीजेस है, मींस ये स्प्रेड होंगी और किसी वेक्टर के थ्रू स्प्रेड होंगी। तो इसके लिए चल रहा है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, जो इन सारे डिसीजेस को कवर करता है। तो ये भी एक पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है जो उसका प्रिवेंट करेगा एंड कंट्रोल करेगा वेक्टर बॉर्न डिसीजेस को बेसिकली। फिर इंडिया ने एक ट्राइपार्टीट MOU भी साइन किया हुआ है बांग्लादेश और नेपाल के साथ मिलकर, कि उनको इस रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में जहां पर ये कंट्रीज आती हैं, वहां पर काला अजहर को एलिमिनेट करना है। तो तीनों कंट्रीज क्या करेंगी, MOU साइन किया ट्राइपार्टीट, तो तीनों कंट्रीज जो हैं वो एक कोऑर्डिनेशन में काम करेंगी कि किस तरीके से उनको क्या करना है इस पूरे एरिया में, क्योंकि अगर यहाँ पे एक भी केस मिला तो यहाँ पर भी वो आने लगेगा। तो ये लोग साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि वो उसको प्रॉपरली एलिमिनेट कर पाए इस रीजन से। फिर आ जाते हैं हम मल्टीपल फिजन में। अभी हमने बाइनरी फिजन पढ़ा, फिर हमने देखा कि बाइनरी फिजन इन अमीबा देख लिया, ठीक है। अमीबा के बाद से हमने पैरामीशियम भी देख लिया, और पैरामीशियम के बाद से पैरामीशियम देखा, देन वी हैव कवर्ड, फिर उसके बाद से हमने देखा लीशमानिया। लीशमानिया में बाइनरी फिजन हो रहा था और लीशमानिया से एक रिलेटेड डिसीज थी, इंपॉर्टेंट है जीएस के पर्सपेक्टिव से। तो हमने उससे जो डिसीज होती है लिशमानियासिस या फिर काला अजहर और ब्लैक फीवर, वो चीज हमने कवर कर ली है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल फिजन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फिजन के 2 टाइप्स हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं कि जो मल्टीपल फिजन है इज अ टाइप ऑफ, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वेयर अ प्लांट सेल प्रोड्यूसेस मेनी डॉटर सेल्स इंस्टेड ऑफ 2 डॉटर सेल्स। 2 सिर्फ नहीं प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल डॉटर सेल्स कितने भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, 2 से ज्यादा होंगे। लेकिन फिर किस तरीके से काम करता है, तो न्यूक्लियस ऑफ अ पेरेंट सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म मेनी न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे। ईच न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन अराउंड इटसेल्फ बना लेगा। मान लीजिए एक ही न्यूक्लियस था, अब इससे 2 न्यूक्लियस या उससे ज्यादा न्यूक्लियस बनता है। हर एक न्यूक्लियस के अराउंड धीरे धीरे एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनने लगेगा, ठीक है। मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनने लगेगा तो साइटोप्लाज्म, और फिर धीरे धीरे इनका साइटोप्लाज्म भी सेपरेट आउट हो जाएगा पूरी तरीके से। जो साइटोप्लाज्म बाहर होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, बाहर होगा। तो ये मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगा, साइटोप्लाज्म बनेगा। साइटोप्लाज्म यहाँ पर फॉर्म होगा और ये पूरी तरीके से सेपरेट हो जाएंगे बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाकर। तो ये चीज हो गई। अब मल्टीपल फिजन हमें देखना किसमें है, इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। अब ये जो प्लाज्मोडियम है ना, ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे तो इसमें हम क्या देखेंगे कि एक है ना, यहाँ पे क्या है, एक आपके पास प्लाज्मोडियम है, ये पहला हो गया। अब समटाइम्स क्या होता है कि पार्टिकुलरली जब कुछ अनफेवरेबल कंडीशन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशन थी, तो ये जो प्लाज्मोडियम करेगा अपने आसपास क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा। इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव वॉल, और इट इज मोस्ट कॉमनली नोन एज सिस्ट, है ना। सिस्ट और प्रोटेक्टिव वॉल आप इसको कॉमन लैंग्वेज पे बोल सकते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव वॉल बना लेता है क्योंकि अभी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। इनसाइड द सिस्ट न्यूक्लियस ऑफ द सेल क्या होने लगता है, डिवाइड होने लगता है। ये एक न्यूक्लियस था, अब देखेंगे इसमें से इतने सारे डॉटर न्यूक्लियाई बन गए हैं, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है सेल डिवाइड होने लगता है, बहुत बार डिवाइड हो सकता है और बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियस फॉर्म कर लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं। इसके बाद अगला जो होगा, क्या होता है कि जो न्यूक्लियस बने हैं सारे साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएंगे, इसके पास इकट्ठा होने लगेंगे। हर एक न्यूक्लियस के पास थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म जाकर इकट्ठा होने लगता है हर एक डॉटर न्यूक्लियाई के पास, और उनके पास क्या बनाने लगता है, ऐसे डार्क कलर का मेम्ब्रेन फॉर्म करने लगता है। साइटोप्लाज्म इकट्ठा होगा हर एक डॉटर न्यूक्लियाई के पास और एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगेगा इसके पास। इस तरीके से बहुत सारे डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए एक सिंगल सेल से अराउंड अ सिस्ट। फिर क्या हुआ, अब आ गई फेवरेबल कंडीशन। तो अब आ जाती है फेवरेबल कंडीशन आ गई, और फेवरेबल कंडीशन आने से, है ना, फेवरेबल कंडीशन आने से अब ये प्रोटेक्टिव वॉल हट जाएगी, जो सिस्ट फॉर्म हुआ था वो हट जाएगा, क्योंकि अब प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। और प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है तो ये क्या होगा, ये ब्लास्ट होगा और इसमें से इस तरीके से ये स्प्लिट होगा, और जो सिस्ट है, मतलब सिस्ट के बाहर जितने भी डॉटर सेल्स थे वो बाहर आ जाएंगे, और अलग अलग इंडिविजुअल्स, है ना, अलग अलग बहुत सारे इंडिविजुअल्स इस तरीके से फॉर्म हो जाएंगे, और फिर ये मैच्योर होने लगेंगे ताकि ये और फिर आगे जाकर फिजन, मल्टीपल फिजन कर सके। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि यहाँ पे जो सिजॉन्ट वॉल हुई थी
वो अब टूट चुकी है। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव सिस्ट अराउंड द सेल. Inside the cyst, the nucleus splits repeatedly to create several daughter nuclei. Each daughter nucleus accumulates a small amount of cytoplasm and is surrounded by a thin membrane. When favorable conditions return, the cyst ruptures और इसके बाद से ये सारे जो सेल्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए कि प्लाज्मोडियम भी क्या है, एक प्रोटोजोआ है, जिससे हमने पढ़ा कि लीशमैनिया भी क्या है, एक प्रोटोजोआ है, तो ये भी एक प्रोटोजोआ है। और अबाउट 1000 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं बाय द मल्टीपल फिजन ऑफ वन प्लाज्मोडियम सेल। एक प्लाज्मोडियम सेल के टूटने से, फिजन होने से इतने सारे उसके डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे। तो प्लाज्मोडियम क्या है, एक मलेरियल पैरासाइट है। मलेरियल पैरासाइट है जो कैरीड किया जाता है किसके द्वारा, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो होंगी जो इसको कैरी करेंगी और ये दूसरे पर्सन तक स्प्रेड कर लेंगी। जैसे लेशमानिया को कौन कैरी कर रहा था, सैंडफ्लाइज, है ना, सैंडफ्लाइज, पहले बायोटमाइन, है ना, ऐसा कुछ नाम था, वो सैंडफ्लाइज के द्वारा इसको कैरी किया जा रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें किसके द्वारा किया जाएगा, एनोफिल्स मॉस्किटो के द्वारा ये मलेरिया पैरासाइट कैरी किया जाएगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ताकि दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, प्रोटोजोआ क्या है, माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल यूकेरियोट्स हैं that are found in most habitats around the world. They are considered to be sub kingdom of the kingdom Protista. Protista kingdom के ही सब किंगडम में आ जाते हैं प्रोटोजोआ। ठीक, तो अब हमसे एक और नई डिसीज यहाँ से ओरिजिनेट हो जाती है, जो कि कौन सी है, मलेरिया डिसीज। तो ये भी डिसीज इंपॉर्टेंट है, मलेरिया डिसीज। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि मलेरिया डिसीज क्या है। तो मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है कॉज्ड बाय पैरासाइट्स। सबसे पहली चीज आपको याद रखना है किससे कॉज हो रहा है, तो कॉज्ड बाय पैरासाइट्स। इट इज ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मस्किटोज। तो फीमेल एनोफिल्स मस्किटोज के द्वारा ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है। अब मलेरिया क्या क्या कर सकता है, तो डैमेज द किडनीज और लिवर और कॉज द स्प्लीन टू रैप्चर। एनी ऑफ दीज कंडीशन कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। अगर समय पर ट्रीट नहीं किया गया तो इट कैन रिजल्ट इन हाई फर्टिलिटी। तो सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है कि कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट एंड ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होगा अगर उसने दूसरे इंसान को बाइट कर दिया तो फिर यहाँ पे हो जाता है, या फिर दूसरी चीज ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी फैल जाता है। अगर कोई इंसान इफेक्टेड है, उससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया दूसरे इंसान में, तो उसके थ्रू भी फैल जाएगा। एंड अगर कंटेमिनेटेड नीडल्स यूज की जा रही है, इंजेक्शंस जो कंटेमिनेटेड होते हैं, तो उससे भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, अगर इसको लेफ्ट अनट्रीटेड छोड़ा गया ना, तो इससे सीवियर इलनेस हो सकता है। इट कैन रिजल्ट इनटू सीवियर इलनेस और उससे इंसान की डेथ भी हो सकती है ना। सिम्टम्स आप देख सकते हैं कि हेडेक होगा, ड्राई कफ होगा, ठीक है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगा, स्टमक डिस्कम्फर्ट होगा, हाई फीवर, एनलार्ज स्प्लीन, तो ये किडनी फेलियर, ये सारे क्या हैं, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। इसके बाद अगर हम केसेस देखें ना, तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन there were 249 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया। 2022 में इतने केसेस थे, है ना। ये है आपकी मलेरिया वर्ल्ड, जो आपकी मलेरिया रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग 2023 में आई थी वो रिपोर्ट। तो 2022 तक के केसेस उसमें देखे गए। तो कंपेयर करें, 244 मिलियन केसेस थे 2021 में, उससे बढ़कर 249 हो गए। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 66% ऑफ द मलेरियल केसेस हैं इन द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। ठीक है, अगर बात करें इंडिया और इंडोनेशिया जो हैं, वो दोनों साउथ ईस्ट एशिया रीजन का 94% केसेस आपको इन्हीं दोनों कंट्रीज में मिल जाते हैं, है ना। तो काफी ज्यादा है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट्स दैट इंडिया हैज 15 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया विद 19,500 to 20,000 डेथ्स एनुअली। इतनी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। फिर आप देखेंगे कि मलेरिया के केसेस जहां पे 0 से 3,000 के केसेस है नीचे वाले एरियाज में। फिर आप देखेंगे रेड वाला जो रीजन है, 47,000 से लेकर 74,000 तक के केसेस आपको इन रीजन्स पे देखने के लिए मिलते हैं, तो अफेक्टेड है। फिर ये वाला रीजन है, उसमें और ज्यादा केसेस देखने के लिए मिलते हैं, तो ऐसे अफेक्टेड है। द रिस्क ऑफ मलेरिया इज हाईएस्ट इन द फॉलोइंग स्टेट्स, जैसे मेघालय, मिजोरम, अमीनी डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मैंगलोर, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर और ज्यादा मलेरिया के केसेस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें ना, तो दो मेन टाइप्स ऑफ मलेरिया आते हैं इंडिया में। एक प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम आता है, प्लाज्मोडियम विविक्स आता है। इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन
कि आप देख सकें कि 2 इसके टाइप्स हैं, जो प्लाज्मोडियम है ना उसके 2 टाइप से ये हो सकता है, तो वो उससे क्या क्या हो सकता है। एक बहुत ही सीरियस होगा, डेथ भी हो सकती है इफ नॉट ट्रीटेड क्विकली एंड इफेक्टिवली, एंड ये वाला भी ग्रेव होता है विद अ डिलेड ऑनसेट। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए क्या इनिशिएटिव ले रही है, जब इतना एक्सपेंडेड है ये डिसीज, तो किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए स्टेप ले रही है। तो एक नेशनल फ्रेमवर्क है फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016 से 30 तक, ये अलाइंड है WHO की स्ट्रैटेजी के साथ, जिसमें मलेरिया को इंडिया में 2030 तक एलिमिनेट करने का टारगेट रखा गया है और मलेरिया फ्री जोन्स बनाने की बात कही गई है। दूसरा आता है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो हमने अभी देखा था कि आप इसको 6 डिसीजेस में सब जगह लिख सकते हैं कि नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीजेस कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें इसमें प्रिवेंशन और कंट्रोल मेजर्स के बारे में होता है चीजें। फिर एक मलेरिया एलिमिनेशन सॉरी एक मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया भी है, मेरा इंडिया, जो कि स्टैब्लिश किया गया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, एंड कोलैबोरेट करता है ये सारे पार्टनर्स के साथ, जो भी प्राइवेट पार्टनर्स हैं और ये सब है उनके साथ कोलैबोरेट करेगा मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के बाद, है ना। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि E2025 करके इनिशिएटिव भी है ना। ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया था, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है WHO ने, ताकि आप इसको मेंस के आंसर्स में यूज कर सकें। WHO या प्रीलिम्स में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि E2025 जो इनिशिएटिव वो किससे रिलेटेड है, तो वैसे तो ऐसा नहीं आएगा, मेंस में आप लिख सकते हैं। WHO लॉन्च द E2025 इनिशिएटिव, 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, है ना। लॉन्च कब किया, 2021 में। इसका एम क्या है कि मलेरिया को 25 कंट्रीज में एलिमिनेट करना है बाय 2025, है ना। 2025 तक 25 कंट्रीज में इसको एलिमिनेट करना है, एंड WHO ने आइडेंटिफाइड किया है वो सारी 25 कंट्रीज जिनके पास पोटेंशियल है कि वो मलेरिया को इरेडिकेट कर सकती हैं 2025 तक। इन कंट्रीज को WHO ने आइडेंटिफाई किया है। तो यहाँ पे हमने सारी चीजें कवर कर लिया। हमने आज देख लिया बाइनरी फिजन, पहले हमने फिजन देखा, फिर हमने देखा कि उसके अंदर बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन पढ़ने थे। बाइनरी फिजन में हमने बाइनरी फिजन इन अमीबा, लीशमानिया और, है ना, लीशमानिया, ये सारी चीजें 3 चीजें कवर की। और मल्टीपल फिजन में हमने प्लाज्मोडियम के बारे में देखा। तो बाइनरी फिजन में एक इंपॉर्टेंट चीज देखी, लीशमानिया, उससे डिसीज क्या है, कैसे ट्रांसमिटेड होती है, क्योरेबल है कि नहीं है, तो ड्रग्स कौन से हैं, इसके बाद से गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं। फिर हमने देखा कि मल्टीपल फिजन में प्लाज्मोडियम, इसके बाद से हमने इंपॉर्टेंट चीज मलेरिया के बारे में पढ़ लिया। मलेरिया की भी सारी चीजें की कॉज क्या है, ट्रांसमिशन कैसे है, ट्रीटेबल है, इसके बाद गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है उसके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, रिसेंटली एक वैक्सीन भी आई थी, तो उस वैक्सीन का नाम क्या था, अफ्रीका ने अप्रूव भी किया था, RTS, है ना। RTS फिर S और स्लैश ASO1 करके ऐसे करके एक वैक्सीन आई थी, जिसको आइडेंटिफाई किया था अफ्रीकन नेशंस ने, और मलेरिया प्रिवेंशन थ्रू द फेस्ड इंट्रोडक्शन ऑफ WHO रिकमेंडेड मलेरिया वैक्सीन, और इस वैक्सीन का इंट्रोडक्शन हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इवन आपके जनरल अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मलेरिया, लिशमानिया, कालाजार जो बहुत कॉमन डिसीजेस हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। इसके बाद से जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमें बहुत सारे जितने भी आपके वाले मेथड्स बचे हैं ना, वो अगले लेक्चर में कवर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे तो हमें डिसीजेस के बारे में पढ़ना था, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो गई। बट अब जो बर्डिंग पढ़नी है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इन सबको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।